नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा स्टडी। मैं हेमंत शर्मा आज आपके लिए जनरल साइंस से संबंधित कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो मैंने अब तक की अपनी वीडियो में पढ़ाया है या फिर जो क्वेश्चन किसी ना किसी कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम कांच के प्रिज्म का उपयोग किसने किया था। ये आरआरबी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो कई बार पूछा हुआ है। इसमें पहला आंसर है, पहला जो ऑप्शन है वो है आइंस्टीन, दूसरा है न्यूटन, तीसरा है फैराडे और चौथा है गोए। आप बताइए इनमें से कौन सा आंसर सही है। अब सोचिए आप। उम्मीद है साथियों कि आपने इसका सही आंसर सोच लिया होगा। इसका सही आंसर है न्यूटन ने। न्यूटन ने ही सर्वप्रथम प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में कांच के प्रिज्म का उपयोग किया था। तो इसका राइट आंसर क्या है? न्यूटन। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, वो सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखिए आगे चल देखते हैं। ये अपना सेकंड क्वेश्चन है कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में मध्यमान रंग कौन सा होता है? लाल, नीला, पीला, हरा। सोचिए साथियों, इसका जवाब मैं थोड़ी देर बाद बताता हूँ आपको। हाँ साथियों, तो इसका राइट आंसर क्या है? पीला। इसका सही उत्तर क्या है? पीला। क्योंकि जब प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है तो उसमें 7 रंगों की एक पट्टिका बनती है, BIBGYOR, बेजी ना हप्पी नाला। और ये आरआरबी नहीं, आरपीएससी क्लर्क का जो पेपर होता है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया, रिट लगा के इस पे आया था। क्योंकि पीला उसमें माना गया है सही आंसर। क्या माना गया है? पीला। अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। और हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा होता है? ऑप्शन है कूलाम, एम्पियर, फैराडे, वोल्ट। उम्मीद है साथियों आपने इसका सही आंसर बता दिया होगा। तो इसका सही आंसर एम्पियर। देखो क्यों? क्योंकि यहाँ जो ऑप्शन दिए हुए हैं उन ऑप्शन में कूलम किसका मात्रक है? आवेश का। फैराडे भी किसका मात्रक है? आवेश का। वोल्ट किसका मात्रक है? विभव और विभवांतर का। तो बचा क्या? एम्पियर। तो क्वेश्चन के हिसाब से उसने बड़ा पूछा, बड़ा भी यही हुआ, एम्पियर। अच्छा, इसमें आवेश का सबसे बड़ा मात्रक पूछता तो वो क्या होता है? फैराडे। एक फैराडे में लगभग 96,500 कूलाम होते हैं। तो आप सबसे बड़ा अगर विद्युत आवेश का मात्रक पूछे तो क्या होगा? फैराडे। और इसमें विद्युत धारा का पूछा है तो राइट आंसर क्या है? एम्पियर, बी। अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 4 है अपना कि सौर कुकर में उपयोग होने वाला दर्पण कौन सा होता है? उत्तल, अवतल, समतल, कोई नहीं। उम्मीद है दोस्तों आपने इसका सही आंसर बता दिया होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? अवतल दर्पण। तो सौर कुकर में कौन सा उपयोग होता है? अवतल दर्पण। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 5 है कि प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? तरंगीय होती है, कणीय होती है, कण या तरंग दोनों होते हैं, या इनमें से कोई नहीं होती? हाँ साथियों, तो इसका सही आंसर क्या है कि प्रकाश की जो वर्तमान में प्रकृति है वो कैसी मानी गई है? द्वैती प्रकृति।
यानी कि कण व तरंग दोनों रूपों में विचलन करता है। ये कुछ घटनाओं में तरंग रूप में व्यवहार करता है तो कुछ घटनाओं में कण के रूप में व्यवहार करता है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है कि मृग मरीच का प्रभाव प्रकाश की कौन सी घटना पर आधारित है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ध्रुवण। हाँ साथियों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मृग मरीच का प्रभाव पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। ये होता क्या है? देखिए, जब बहुत तेज धूप पड़ रही होती है तो आप सड़क के कहीं दूर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि सड़क की सतह वो चमकीली लगती है और वहाँ पे हमें कुछ पानी सा लगता है कि वो पानी की भ्रामक स्थिति बन जाती है और इसको हम क्या बोलते हैं? मृग मरीच का प्रभाव। जब रेगिस्तान में हिरण पानी की तलाश में ऐसे घूमता है तो उसको रेत की जो चमकीली सतह पानी सी लगती है तो क्या सोचता है कि दूर कहीं तालाब है। जब वो वहाँ उसकी तरफ दौड़ कर जाता है तो वो आगे की सतह चमकीली होती है और वो ऐसी ही भ्रामक स्थिति में पूरा घूमता 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 अपनी जान उत्सर्जित कर देता है। इस प्रभाव को हम क्या बोलते हैं? मृग मरीच का प्रभाव। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। पार्श्व परिवर्तन की घटना कौन से दर्पण में होती है? ऑप्शन है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर आपने सोच लिया होगा। इसका सही उत्तर है समतल दर्पण। समतल दर्पण में क्या होता है कि जब किसी बिंब का प्रतिबिंब बनता है तो उस प्रतिबिंब में बिंब का जो लेफ्ट साइड होती है वो राइट साइड और जो राइट साइड होती है वो लेफ्ट साइड, यानी बिंब का बायां भाग दायां और दायां भाग बायां दिखाई देता है। इस घटना को हम क्या बोलते हैं? पार्श्व परिवर्तन। और ये कौन से दर्पण में होती है? समतल दर्पण में होती है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो वो क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 8, एंडोस्कोपी प्रकाश की किस घटना पर आधारित है? इसका ऑप्शन है परावर्तन, अपवर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन और ध्रुवण। हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आपने इसका सही आंसर दे दिया होगा और इसका राइट आंसर क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और ये एंडोस्कोपी जो है वो एक प्रकार के हमारे शरीर की जांच मशीन है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ कि एक व्यक्ति की ऊंचाई 6 फीट है तो उसे समतल दर्पण में अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए कितने ऊंचाई के दर्पण की आवश्यकता होगी? ये भी आरआरबी में पूछा हुआ है। 3 फीट, 4 फीट, 5 फीट, 6 फीट। हाँ साथियों, देखिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है 3 फीट। क्योंकि जब किसी बिंब की समतल दर्पण में पूर्ण प्रतिबिंब चाहिए तो हमें क्या करना होता है कि जितनी ऊंचाई का दर्पण है जितनी ऊंचाई का बिंब है उसके आधा कर दो तो उसकी बिंब की पूर्ण प्रतिबिंब हमें दर्पण में दिखाई दे जाएगा। जैसे 6 फीट का है तो आधा कर दो, क्या हो जाएगा? 3 फीट। तो 3 फीट के दर्पण की आवश्यकता होगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 10 है कि माध्यम का ताप बढ़ाने पर प्रकाश की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्रकाश की गति बढ़ जाती है, घट जाती है
अपरिवर्तित रहती है या अचानक बढ़ जाएगी? हाँ साथियों, तो बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है अपरिवर्तित रहती है, क्योंकि प्रकाश की गति पर किसी माध्यम का ताप बढ़ाने या घटाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो पहले जिस गति से आ रही थी आगे भी उसी माध्यम में उतनी ही गति से संचरित होगी। तो प्रकाश की गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो प्रकाश की गति कैसी रहेगी? अपरिवर्तित। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? तारों का टिमटिमाते हुए प्रतीत होना, पानी से भरी बाल्टी में पड़े हुए सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, जल से भरे बीकर में पड़ी हुई पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना, मिर्ग मरीच का प्रभाव। हाँ साथियों, तो इसका आंसर क्या है? देखो, ऊपर वाले जो तीनों हैं वो तो सारे की सारे अपवर्तन के एग्जाम्पल हैं, लेकिन मृग मरीच का प्रभाव पहले भी क्वेश्चन में आया था, तो मैंने बताया था कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डी है वही इसका सही आंसर है। हालांकि ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाएगी। जब सघन से विरल में जाएगी तो अविलंब से दूर हटेगी, तो क्रांतिक कोण से यदि अधिक कोण परावर्तित हो जाए तो उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है। इस घटना को हम बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? सारे बच्चे जानते हैं इसका आंसर, कोई बताने की जरूरत नहीं है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 कि समुद्र का रंग नीला दिखाई देना किस प्रभाव के कारण होता है? ये भी आरआरबी में पूछा हुआ है। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन या ध्रुवण। हाँ साथियों, तो इसका सही उत्तर है प्रकाश का प्रकीर्णन। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 14 है कि साबुन के बुलबुले चमकीले प्रकाश के किस गुणधर्म के कारण दिखाई देते हैं? परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, व्यतिकरण के कारण या फिर साबुन के बुलबुले चमकीले क्यों दिखाई देते हैं? परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, व्यतिकरण के कारण या प्रकीर्णन के कारण? तो इसका सही आंसर क्या है? व्यतिकरण के कारण। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। जब कोई वस्तु दो समांतर दर्पणों के मध्य रखी जाती है तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? देखो, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं 1, 3, 5 या अनंत। हाँ साथियों, तो इसका सही आंसर क्या है? अनंत। क्योंकि समतल दर्पण के मध्य बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या का जो निकालनी होती है, क्या फॉर्मूला होता है? 90 माइनस थीटा, 90 बटे थीटा माइनस 1। जब दोनों दर्पण समांतर रखे हुए हैं तो थीटा का मान क्या होगा? 0। अब 90/0 माइनस 1 करोगे तो 90/0 क्या हो गया? अनंत, इन्फिनिटी। और आप अनंत में से 1 माइनस करो तो क्या आएगा? अनंत ही आएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 16। कैमरे में कौन सा लेंस का प्रयोग होता है? ये भी आरआरबी में पूछा हुआ है। उत्तल, अवतल, उभयोत्तल, वर्तुलाकार।
उम्मीद है साथियों कि आपने इसका सही आंसर दे दिया होगा। और इसका सही आंसर क्या है? उत्तल लेंस का। कैमरे में कौन से लेंस का प्रयोग होता है? उत्तल लेंस का। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 17 कि प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? न्यूटन, गैलीलियो, रोमर या यंग? तो इसका सही आंसर क्या है? रोमर ने। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? रोमर ने। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 18 है कि वर्णांधता किससे दूर किया जाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उभयोत्तल, कोई नहीं। उम्मीद है साथियों आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। और इसका राइट आंसर जो है वो है कोई नहीं। क्योंकि वर्णांधता एक प्रकार का जन्मजात रोग है। इसमें जो व्यक्ति है वो रंगों में डिफरेंस नहीं कर पाता। रंगों में डिफरेंस नहीं कर पाता। इस रोग को हम वर्णांधता कहते हैं और एक जन्मजात रोग होता है। ये एक जन्मजात रोग होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, कि इंद्रधनुष में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? बैंगनी, लाल, पीला, नीला? हाँ साथियों, आपने इसका सही आंसर सोच लिया होगा। और इसका सही आंसर है बैंगनी रंग का। इंद्रधनुष में 7 रंग बनते हैं, उनमें सबसे अधिक विचलन किसका होता है? बैंगनी का। क्योंकि BIBGYOR होता है बेजानी अप्पी नाला। तो हम क्या करते हैं, देखते हैं कि जब इसका जो स्पेक्ट्रम बनता है इंद्रधनुष का, उसमें सबसे नीचे बैंगनी रंग होता है, इसका मतलब सबसे अधिक विचलन हुआ। और सबसे ऊपर लाल रंग होता है, इसका मतलब सबसे कम विचलन हुआ है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। और ये SSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बस में ड्राइवर के पास लगा हुआ दर्पण कौन सा होता है? इसके ऑप्शन हैं उत्तल, अवतल, समतल या कैमरा। हाँ साथियों, इसका सही उत्तर क्या है? उत्तल दर्पण। बस में जो ड्राइवर के पास पीछे के वाहनों को देखने के लिए लगा होता है वो क्या होता है? उत्तल। लेकिन वाहनों की हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? अवतल का। तो दोस्तों ये आपके 20 क्वेश्चन थे जो कहीं ना किसी कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए हैं। और ऐसे ही क्वेश्चन पूछने की ज़्यादा संभावना होती है। तो आपसे अनुरोध है कि आप इन क्वेश्चनों को देख लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाइए, ताकि जब मैं आपके पास नेक्स्ट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।